द केरला स्टोरी। कंट्रोवर्सी, एजेंडा। पेनी, एक भी लड़की के साथ ना ही कभी रेप होता है, ना ही कभी कोई उन्हें छेड़ता है। प्रोपेगेंडा। अपना शौहर कबूल है। कबूल है। सच या झूठ, या बस महज एक कहानी। कोई स्टेट में टैक्स फ्री, और इसलिए मध्य प्रदेश शासन इस फिल्म को टैक्स फ्री कर रहा है। कोई स्टेट में बैन। The Kerala Story, the movie has been banned in West Bengal. मगर इन सब के बीच आपको एक सच्ची स्टोरी पेश करना चाहूंगा। एक सच्ची घटना पर आधारित एक पुरानी स्टोरी। एक बंगाली लड़की की स्टोरी, एक अफगानी लड़का का स्टोरी, एक नए देश की स्टोरी, एक आतंकी संगठन की स्टोरी। यह है 1987 की आ बंगाल स्टोरी। ये कहानी का शुरुआत होती है 1987 कोलकाता। उस समय जाना जाता था कलकत्ता। वहां पर रहती थी सुष्मिता बनर्जी, जो एक हॉस्पिटल में नर्स थी। इसी कलकत्ता में रहता था जानबाज खान, एक अफगानी बिजनेसमैन। और ये दोनों एक दूसरे से कलकत्ता के एक थिएटर रिहर्सल में मिले। दोनों के बीच आंख मिली, बात हुई और फिर दिल मिले। और फिर दोनों ने डिसाइड किया शादी करने का। मगर ये शादी होना मुश्किल था, क्योंकि एक तरफ सुष्मिता थी बंगाली ब्राह्मण और दूसरे तरफ जानबाज था एक मुस्लिम अफगानी लड़का। मगर प्यार में पड़े दो लोगों को क्या पता था रिलीजन, कास्ट, कल्चर, ये सब का। बस वो प्यार में थे। फिर जाके 2 जुलाई 1988 को दोनों ने छिप छिपा के शादी कर ली। अब इस शादी के बाद सुष्मिता बनर्जी बन गई थी साइदा कमाला। अब सुष्मिता का शादी का बाद उनके परिवार तक पहुंचा, तो परिवारों ने डिसाइड किया कि इन दोनों का डिवोर्स करवाना है। मगर इस डिवोर्स से बचने के लिए दोनों ही, सुष्मिता और जानबाज, भाग के अफगानिस्तान चले गए। दोनों ही अफगानिस्तान के पक्तिका जिले के छोटे से गांव सारन पहुंचे। अब ये जो सारन गांव था वो जानबाज का एंसेस्ट्रल होम था, यानी कि उसका पूरा परिवार इसी गांव में रहता था। अब गांव पहुंचने बाद सुष्मिता जानबाज के परिवारों से मिली। इतना बड़ा परिवार देख के थोड़ा से वो अचंभित हो गई थी। मगर इस परिवार में उनको एक शॉकिंग बात ये लगा कि जानबाज का भाई असलम की 2 बीवियां थी। एक का नाम था सादगी और दूसरा का नाम था नुकरा। अब ये गांव 1988 आने के बाद भी काफी हद तक बैकवर्ड था। अब इसी बीच एक इंसिडेंट हुआ जो सुष्मिता को इस गांव से रिलेटेड पहला झटका मिला। अब उनके गांव पहुंचने के कुछ दिन बाद ही नुकरा, जो असलम की पहली बीवी थी, वो बीमार पड़ गई। तो जानबाज के परिवार वालों ने डॉक्टर बुलाने की जगह एक गांव का हकीम बुलाया और उसके उल जुलूल मेडिकल हरकतों से नुकरा की मौत हो गई। अब ये चीज देख सुष्मिता को समझ आ गया था इस गांव को एक हेल्थ एडवाइजरी की जरूरत है। तो उसने ये जिम्मा अपने ऊपर लिया और सुष्मिता ने एक दवाई की लिस्ट बनाई और जानबाज को दिया कि ये सब दवाई लेते आओ पाकिस्तान से। फिर कुछ दिन बीते, जानबाज पाकिस्तान गया और वहां से सुष्मिता के कहे हुए दवाई लेके आया। मगर इस दवाई के लेके आने के बाद जो सुष्मिता को अगला झटका लगता है वो इस झटके से भी बड़ा था। जब जानबाज पाकिस्तान से लौटा तो सुष्मिता के कहे हुए दवाइयाँ लाया और फिर ये दवाइयाँ सुष्मिता को दिया और जानबाज अपने कमरे के तरफ चला गया। और कुछ समय बाद सुष्मिता भी जानबाज के कमरे के तरफ जाने लगी। तब उसने देखा कि जानबाज के कमरे से गुलगुटी निकल रही है। अब जो गुलगुटी थी उसे इंट्रोड्यूस किया गया था कि ये जानबाज के भाई की बीवी है, मगर वो उसके कमरे से निकल रही थी। ये बात सुष्मिता को काफी शॉकिंग लगा। और फिर थोड़े पल बाद जानबाज निकला और सेरिन के पास गया, जो एक छोटी सी बच्ची थी, और उसे कहा कि देखो अब्बू तुम्हारे लिए क्या लाया है। और ये सब सुन के सुष्मिता को पता चल गया था कि जानबाज की वो पहली बीवी नहीं है, वो जानबाज की दूसरी बीवी है। पहली बीवी जानबाज की गुलगुटी है। और ये चीज जानने के बाद सुष्मिता का दिल टूट सा गया। उस दिन पहली बार मैंने अपने दिल के टूटने की आवाज सुनी।
खैर सुष्मिता को पता था जो हुआ सो हुआ, अब वो वापस इंडिया जाके क्या बताएगी। अब इस टूटे हुए दिल और धोखे के साथ सुष्मिता उस गांव का भलाई के लिए सोची। उसने देखा कि यहाँ पर मेडिकल सुविधाएं नहीं है, तो उसने सोचा कि वो अपना मेडिकल एक्सपीरियंस से एक डिस्पेंसरी खोले। लेकिन इस गांव में बीमारियों और इलाज के बारे में मैं सबसे ज्यादा जानती थी। और कुछ गांव के आदमियों की मदद के साथ वो एक छोटा सा डिस्पेंसरी उस सारण गांव में खोली। अब जिस दिन ये डिस्पेंसरी खुला तो उस दिन जांबाज सुष्मिता को कुछ बिना बताए वहां से चला गया। उस दिन जांबाज अचानक कहीं जा रहा था। फिर 6-7 दिन बाद सुष्मिता को पता चलता है कि जांबाज वापस कलकत्ता गया बिना उसे बताए, और सुष्मिता के लिए खबर भेजा कि वो जल्द ही वापस आएगा। कितनी बार धोखा देंगे मुझे जांबाज? मगर इसी साल इस गांव के साथ जो होने वाला है, या कहिए कि पूरे अफगानिस्तान के साथ होने वाला है, उसी में सुष्मिता भी फंसने वाली है। अब धीरे धीरे करके तालिबान, एक आतंकी संगठन ने पूरे अफगानिस्तान पर अपना वर्चस्व जमाना शुरू कर दिया था, और तालिबान जिस गांव तक पहुंच जाता उस गांव में शरिया कानून को पालन करने का फतवा जारी कर देता था, और इस शरिया कानून को नहीं फॉलो करने पे उनके मर्जी में जो सजा है वो दिया जाता था। और ये कानून इतना स्ट्रिक्ट था, खासकर महिलाओं के लिए, जहां उनके ह्यूमन राइट्स का पूरी तरह से वायलेशन हो रहा था। जैसे कि सारण गांव की औरतें अब बाहर अकेले नहीं जा सकती है, बाहर कोई काम नहीं कर सकती है, और इसी कानून का नजरिया देते हुए तालिबानी सब सुष्मिता के बनाए हुए छोटे से डिस्पेंसरी में घुसे। कौन है आप? क्या कर रही है औरतों का? और उस डिस्पेंसरी को बंद कर दिए। और इसी तरह धीरे धीरे तालिबानों का दहशत पूरे अफगानिस्तान में फैलता जा रहा था, और उनका कहना नहीं मानने पे सीधा सीधी सजाए मौत भी हो सकता था, छोटे छोटे बातों पे भी। और सुष्मिता ये चीज 6 सालों तक बर्दाश्त करते रही, अपने प्यार, अपने परिवार, अपने दोस्तों से दूर किसी और देश में, और इन तालिबानियों का जुर्म झेलते रही। तालिबान ये ऐलान करते हैं कि आज से अफगानिस्तान का हर बाशिंदा उनके हुक्म की तामील करेगा। और 6 सालों बाद जब उनका सब्र का बांध टूटा तो सुष्मिता ने फैसला लिया कि अब कुछ भी हो जाए, ये बदनामी, ये दहशत, ये जुर्म से दूर अपने देश भारत वो लौट के ही रहेगी। और फिर शुरू हुआ संघर्ष उनका भारत लौटने का। उन्होंने भारत लौटने के लिए 3 बार संघर्ष किए। पहले संघर्ष में वो सारण गांव से छुप छुपा के किसी भी तरह पाकिस्तान में स्थित इंडियन एम्बेसी पहुंची, मगर वो एम्बेसी वाले सब कुछ मदद नहीं कर पाए, क्योंकि सुष्मिता के पास ना आईडी था ना पासपोर्ट, और ये सब चीज जांबाज के पास था, और जांबाज खुद इंडिया में था। अब इस कारण से इंडियन एम्बेसी उनको कोई प्रोटेक्शन तक नहीं दे पाई, और उनके भाई और तालिबानों ने मिलके सुष्मिता को खोज निकाला। अब वापस उसे अफगानिस्तान ले गए, ये नसीहत देते हुए कि उसे वो इंडिया छोड़ देंगे। अब दिन बीतते गए, जुर्म बढ़ता गया, और वो नसीहत जहां इंडिया छोड़ देंगे, उन्हें सारण गांव से आगे नहीं जाने दिया जा रहा था। फिर इन सब से परेशान होकर सुष्मिता ने दूसरी कोशिश की। उन्होंने एक सुरंग खोदा, और सुरंग के रास्ते वो सारण गांव के बाहर निकली। मगर बाहर निकलने के बाद कुछ तालिबानियों ने उन्हें पकड़ लिया, मगर वो किसी भी तरह उन लोग को मना ली कि वो इंडियन है, और फिर वापस सुष्मिता को उसके गांव पे छोड़ दिया गया। अब सुष्मिता का दुख तो पूरे गांव को दिख रहा था। तब इसी बीच उस गांव के सरपंच दन्नई चाचा ने निश्चय लिया कि अब सुष्मिता को उस गांव से निकाल के रहेंगे। उन्होंने एक फेक आईडी और एक फेक पासपोर्ट और एक फेक वीजा बनवाया, और सुष्मिता को कहा कि मौका मिलते ही यहाँ से काबुल एयरपोर्ट के लिए निकल जाना। जाओ बेटे जाओ, अपने वतन जाओ। अब जाके आई वो एक अंधेरी रात। सब जगह सन्नाटा था, सब सो रहे थे। सुष्मिता दबे पांव से तालिबानियों के बीच अपने हाथ में AK-47 लिए वहां से निकल रही थी, और जब तालिबानियों को पता चला कि वो भाग रही थी, तो सुष्मिता इस टाइम फाइटर की तरह 3 तालिबानियों को ढेर कर सारण गांव से किसी भी तरह छिप छिपा के खुद को तालिबानियों से बचा के काबुल एयरपोर्ट तक पहुंची, अपने फेक वीजा और अपने फेक पासपोर्ट के साथ। अब 6 साल तक जुर्म, दहशत, अत्याचार झेलने के बाद उनके आजादी के बीच बस एक ही आदमी खड़ा था, वो था इमिग्रेशन ऑफिसर।
जब सुष्मिता उस काउंटर तक पहुंची और उसने अपना फेक आईडी और फेक पासपोर्ट उसे दिया तो इमिग्रेशन ऑफिसर बड़ा ध्यान से उस पासपोर्ट और उस वीजा को देखा। वो शायद समझ चुका था कि ये पासपोर्ट, ये वीजा फेक है, मगर सुष्मिता के आंखों में डर, दहशत, ये सब रियल था। उनके और इमिग्रेशन ऑफिसर के बीच वो 10 से 15 सेकेंड के पल, सुष्मिता को पता था कि अगर वो नहीं जा पाई, ये पूरे 6 साल का दहशत फिर से दोहराना होगा। मगर अचानक इमिग्रेशन ऑफिसर ने उस पासपोर्ट पर मारा ठप्पा और पासपोर्ट थमाया सुष्मिता को, और सुष्मिता आखिरकार 6 सालों बाद 12 अगस्त 1995 को वो अपने देश भारत लौट आई। और फिर जाके 2013 तक वो भारत में रही और उन्होंने अपना इस एक्सपीरियंस पर कई बुक लिखी, और उनमें से एक बेस्ट सेलर था काबुलीवालार बंगाली बहू, यानी कि आ काबुलीवालाज बंगाली वाइफ। और इसी बुक पर बेस्ड आपके लिए अब बंगाल स्टोरी लाए हैं, क्योंकि ये पहला ऐसा बुक है जिसने दिखाया कि आतंकी संगठनों का दहशत कैसा होता है। अगर उनके मुताबिक अगर आप काफिर हो और आप वहां ज्वाइन करके जाते हो तो आपका क्या हाल हो सकता है। और देखा जाए तो कई तरह का ISIS मॉड्यूल्स होते हैं जहां पर आपको दिखाया जाएगा कि बहुत कुछ अच्छा होगा, मगर असलियत आपको इस बुक में मिल जाएगा। और ये था हमारा विश्लेषण। आपको इस बुक के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री भी मिल जाएगा YouTube में, और उस डॉक्यूमेंट्री का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं। और इस बुक के ऊपर 2013 में एक फिल्म भी बनी है, एस्केप फ्रॉम तालिबान, और उस फिल्म में बहुत ही सही तरीके से तालिबानों का दहशत दिखाया गया है और सुष्मिता का संघर्ष वापस इंडिया आने के लिए। आपको अगर ये विश्लेषण पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों, अपने फैमिली, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। और अगला किस टॉपिक पे विश्लेषण चाहिए कमेंट करके बताइए। चलिए तब तक के लिए थैंक यू।